नमस्कार साथियों, पर्यावरण की सीरीज़ चल रही है साथियों, आप लोग देख लीजिए यूट्यूब पर मेरे चैनल पर। तो ये मैं लगभग 5-6 वीडियोस डाल चुका हूँ पर्यावरण के ऊपर। आज मैं दोस्तों आपके लिए बनाने जा रहा हूँ लगभग सातवीं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप लोग देखिए पर्यावरण क्या है, एनवायरनमेंट क्या है। ठीक, वन्यजीव संरक्षण के तहत 1972 ईस्वी में राज्य सरकार को वन्यजीव संरक्षण के तहत 1972 ईस्वी में राज्य सरकार को यह पूर्णतः अधिकार है कि वह किस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य घोषित करना चाहती है। साथियों, जो राज्य सरकार होती है दोस्तों, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत 1972 के तहत राज्य सरकार को यह जिम्मेदारी है या फिर यह उसके पास अधिकार है कि वह किस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य घोषित करना चाहती है। अगर यह राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने में असमर्थ है तो वह जो है वह जिम्मा केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर सकती है। ठीक है, राज्य सरकार अगर किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र घोषित करना चाहती है और वह करने में असमर्थ है तो वह सारी की सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर सकती है। यह देखा जाए तो दोस्तों यह पूर्ण रूप से राज्य सरकार के पास ही इसका अधिकार होता है। वैसे अगर किसी कारणवश नहीं हो तो केंद्र सरकार को यह हस्तांतरित कर सकती है कि आप संभालिए। ठीक, सर्वप्रथम दोस्तों अधिसूचना जारी की जाती है, आप लोगों को जानकारी होगी। प्रारंभिक अधिसूचना में वे किसी स्थान को चिन्हित करते हैं और अंतिम अधिसूचना में वे चुनकर उसको नियमित करके लागू कर लेने की तैयारी कर देते हैं। अगर कहीं पर उन्हें राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य घोषित करना होता है तो वे वन्यजीव बोर्ड से अनुमति लेते हैं। तो राज्य सरकार जैसे किसी स्थान को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करना चाहती है तो दोस्तों वह वन्यजीव बोर्ड से अनुमति लेते हैं। ठीक, राज्य सरकार एक अलग केस है, वन्यजीव बोर्ड एक अलग केस होता है। ठीक है, अगर उसे किसी भी क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करना है तो वह अनुमति लेती है, किससे? वन्यजीव बोर्ड से। ठीक, और ये अनुमति देने के बाद अगर वहाँ तालाब या झरना होता है, देखिए ये भी है दोस्तों, अगर कहीं किसी भी क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित कर दिया है, अगर वहाँ पर तालाब पाया जाता है या फिर झरना होता है तो दोस्तों इसे जलीय बोर्ड से भी अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, अनुमति लेने के बाद इसे पूर्णतः लागू कर देते हैं। साथियों समझिए आप लोग, अगर वन्यजीव अभयारण्य घोषित करना है, वैसे राज्य सरकार घोषित करती है, अगर वन्यजीव अभयारण्य घोषित करना है तो पहले वन्यजीव बोर्ड से अनुमति लेनी पड़ती है। इसके बाद दोस्तों अगर वहाँ पर झरना या फिर तालाब होता है तो उसके जलीय बोर्ड से भी अनुमति लेनी पड़ती है। तत्पश्चात यह पूर्णतः लागू हो पाता है। ठीक है, वन्यजीव अभयारण्य। अब आगे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वन्यजीव अभयारण्य को राज्य सरकार बनाता है। ठीक है, ना होने की स्थिति में केंद्र सरकार बनाता है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है। राष्ट्रीय उद्यान के लिए केंद्र सरकार राज्यसभा और लोकसभा से पास करवाती है। अगर राष्ट्रीय उद्यान घोषित करना हो तो दोस्तों केंद्र सरकार राज्यसभा और लोकसभा से पास करवाती है, और दूसरी सिचुएशन में दोस्तों, दूसरी स्थिति में राज्य सरकार विधानसभा से पास करवाती है। देखिए राष्ट्रीय उद्यान बनाने का जो है वह केंद्र सरकार भी बनाती है और राज्य सरकार भी बनाती है। केंद्र सरकार किस प्रकार से बनाती है? वह पहले राज्यसभा को भेजती है, लोकसभा को भेजती है और वहाँ से पास करवाती है। तत्पश्चात यह राष्ट्रीय उद्यान घोषित हो जाता है कोई भी क्षेत्र। और दूसरी स्थिति में दोस्तों जो राज्य सरकार होती है वह किस प्रकार से राष्ट्रीय उद्यान घोषित करवाती है? वह विधानसभा से पास करवाती है, तत्पश्चात वह राष्ट्रीय उद्यान बन जाता है। ठीक, आगे समझेंगे। अब दोस्तों जैव मंडल आगार जो कि बायोस्फीयर रिजर्व को बनाने के लिए देख लेते हैं क्या कुछ होता है। जैव मंडल आगार यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व, इसे बनाने के लिए यूनेस्को द्वारा, अर्थात अगर राष्ट्रीय उद्यान को जैव मंडल आगार बनाना हो तो दोस्तों जो राष्ट्रीय उद्यान है इसी को दोस्तों जब यह और रूप धारण कर लेता है तो इसी को जैव मंडल आगार के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, मगर किसके द्वारा? यूनेस्को की इजाज़त के द्वारा। ठीक है, जैवमंडल आगार को बनाने के लिए यूनेस्को द्वारा, अर्थात अगर राष्ट्रीय उद्यान को जैवमंडल आगार बनाना हो तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है दोस्तों यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इससे अनुमति लेनी पड़ती है। यही अभी मैंने नॉर्मल भाषा में समझा दिया आपको। भारत में जैव मंडल आगार जो हैं, बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं, ये 18 हैं टोटल दोस्तों, जिनमें से 11 यूनेस्को द्वारा संरक्षित हैं। जो दोस्तों वैसी पुरानी चीज़ें होती हैं वो यूनेस्को के द्वारा संरक्षित कर ली जाती हैं, ठीक है। यूनेस्को ने 1971 ईस्वी में MAB मतलब मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, MAB इसको शॉर्ट में कह देते हैं, जो कि इसका फुल फॉर्म है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, इसकी स्थापना की दोस्तों। यूनेस्को द्वारा 1971 ईस्वी में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की स्थापना की गई। बायोस्फीयर रिजर्व में अगर कोई सवाल पूछता है तो अधिकतर MAB ही उत्तर होता है। देखिए दोस्तों, पर्यावरण में कई बार सवाल पूछे जाते हैं, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व मतलब कि जैव मंडल आगार से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो अधिकतर उसका आंसर जो है MAB ही होता है, मैब या फिर MAB कहते हैं, ठीक है। इसका अधिकतर आंसर MAB ही होता है। राष्ट्रीय उद्यान अब देख लीजिए दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार से कैसा क्या है। भारत में इसकी संख्या दोस्तों 104 है, जो कि पूरे क्षेत्रफल में 104 जो हैं, जो पूरे क्षेत्रफल के 40,501.13 किलोमीटर स्क्वायर में फैले हैं। जो 104 दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये 40,501.13 किलोमीटर स्क्वायर में फैले हुए हैं। जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वह दोस्तों जम्मू कश्मीर में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। जम्मू कश्मीर का जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, वह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और सबसे छोटा जो है वह साउथ बॉटन है, जो कि अंडमान एंड निकोबार में पाया जाता है। सबसे बड़ा हेमिस है जो कि जम्मू कश्मीर में है, और सबसे छोटा साउथ बॉटन है जो अंडमान निकोबार में पाया जाता है। और दोस्तों सबसे पुराना जो राष्ट्रीय उद्यान है 1936 ईस्वी का, वह है हैली, ठीक है, हैली। इसी का नाम दोस्तों 1956 ईस्वी में जिम कॉर्बेट पार्क रखा गया। ये दोस्तों जो हैली है 1936 ईस्वी में बना था, जो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसको दोस्तों नाम परिवर्तित कर 1956 ईस्वी में जिम कॉर्बेट रखा गया। और इसी का नाम दोस्तों 1955 ईस्वी में राम सागर नाम था। देखिए जो जिम कॉर्बेट पार्क उत्तराखंड में है दोस्तों, इसका नाम 1955 ईस्वी में राम सागर था, और यही सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 1936 ईस्वी में तब इसका नाम हैली था, ठीक है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों मध्य प्रदेश में और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, जो कि 9 संख्या है। मध्य प्रदेश में भी 9 है और अंडमान निकोबार में भी 9 है। क्या राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 9 है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है। वन्यजीव अभयारण्य को देख लें अब दोस्तों। जो वन्यजीव अभयारण्य होते हैं वे क्या होते हैं, इनकी संख्या दोस्तों 551 है, जो कि क्षेत्र पूरी जो 501 हैं दोस्तों, ये पूरे क्षेत्र कितने पर फैले हुए हैं, ये दोस्तों 1,19,775.80 किलोमीटर स्क्वायर में फैले हुए हैं। जो वन्यजीव अभयारण्य हैं ये 551 हैं, जो पूरे क्षेत्रफल के 1,19,775.80 किलोमीटर स्क्वायर में फैले हुए हैं। ये दोस्तों सबसे बड़ा जो वन्यजीव अभयारण्य है ये रन ऑफ कच्छ है, जो कि गुजरात में पाया जाता है। रन ऑफ कच्छ जो है वह वन्यजीव अभयारण्य है दोस्तों, जो गुजरात में पाया जाता है। ये सबसे बड़ा है, ठीक है। अगर दोस्तों सबसे छोटा पूछा जाए तो ये थोड़ा सा विवादित है दोस्तों, जो कि म्यूरेश्वर पुणे में है। म्यूरेश्वर पुणे अगर पूछा जाए सवाल, तो अगर ये ऑप्शन में हो तो ये म्यूरेश्वर पुणे जो है, म्यूरेश्वर जो है वन्यजीव अभयारण्य, ये पुणे में है। ये सबसे छोटा माना जा सकता है, ठीक है। सबसे बड़ा रन ऑफ कच्छ जो गुजरात में है, और म्यूरेश्वर सबसे छोटा है जो कि पुणे में है। सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों ये सेंचाल है। सेंचाल वन्यजीव अभयारण्य जो है ये सबसे पुराना है, जो दार्जिलिंग में है। कहाँ? दार्जिलिंग में, जो कि पश्चिम बंगाल में है, ठीक।
और सबसे अधिक यहाँ पे भी दोस्तों वन्यजीव अभयारण्य हैं जो सबसे अधिक वे मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सबसे पुराना सेंचाल है जो कि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। सबसे बड़ा रन ऑफ कच्छ है जो गुजरात में है। और सबसे पुराना दोस्तों ये म्यूरेश्वर पुणे है, ठीक है, कह सकते हैं। सबसे छोटा, सॉरी, ये सबसे पुराना है सेंचाल दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। सबसे छोटा दोस्तों, सबसे छोटा म्यूरेश्वर है जो कि पुणे में है। ये थोड़ा विवादित है, ठीक, देख लीजिएगा आप लोग। आगे साथियों जैव मंडल आगार को देख लें हम। दोस्तों जैव मंडल जो आगार हैं, जैव मंडल आगार हैं, ये दोस्तों 18 हैं, ठीक है। इनकी संख्या 18 है। जैव मंडल आगार की संख्या भारत में 18 है, जिनमें से 11 जो हैं दोस्तों, ये 11 जो हैं वह यूनेस्को के द्वारा संरक्षित हैं, ठीक है। यूनेस्को के द्वारा संरक्षित सर्वप्रथम हम लोग 11 देख लेंगे। फिर इसके बाद ये जो लाइन बनी हुई है आप लोग देखिएगा गौर से दोस्तों, इस लाइन के इस साइड वाले वो अलग सीक्वेंस से चालू होते हैं, हालांकि है वो भी जैव मंडल आगार। ये साथियों सभी के सभी सीक्वेंस से लिखे हुए हैं कि किस वर्ष कौन सा वो बना, मतलब सीक्वेंस से लिखे हुए हैं कि सर्वप्रथम कौन सा बना, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा बना, ठीक है। अब आगे देखते हैं जैव मंडल आगार जिनकी संख्या 18 है, वो 18 मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक। नीलगिरी तमिलनाडु में है दोस्तों, जो कि 2000 में यूनेस्को के द्वारा ये प्रथम यूनेस्को के द्वारा संरक्षित किया गया 1986 ईस्वी में, ठीक है। नीलगिरी तमिलनाडु में है। ये इसे 2000 में बनाया गया था जैव मंडल आगार, और यूनेस्को ने इसे 1986 ईस्वी में अपने संरक्षण में लिया, अपनी तरफ से संरक्षण किया, ठीक है। 1986 ईस्वी में प्रथम कौन सा है यूनेस्को के द्वारा लिया गया, नीलगिरी है। और नीलगिरी वैसे भी ये प्रथम है जो कि 2000 ईस्वी में बना था ये, ठीक। दूसरा है मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, ये 2001 में बना था दोस्तों। जैव मंडल आगार की बात कर रहे हैं कि ये कब बना। नीलगिरी तमिलनाडु पहला है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु दूसरा है जो कि 2001 में बना। सुंदरवन पश्चिम बंगाल ये तीसरा है, 2001 में ये भी बना। सुंदरवन पश्चिम बंगाल 2001 में बना। नंदा देवी उत्तराखंड ये 2004 में बना। और दोस्तों यूनेस्को के द्वारा इसे संरक्षित किया गया, ये दूसरा नंबर का है, ठीक है। पहले नंबर का नीलगिरी तमिलनाडु है, यूनेस्को के द्वारा संरक्षित किया गया। और दूसरे नंबर का नंदा देवी उत्तराखंड जो कि 2004 में ये बना था, और इसे 1988 ईस्वी में यूनेस्को ने अपने अंडर ले लिया, अपने के द्वारा संरक्षित किया, ठीक है। तो पहला जो है जैव मंडल आगार यूनेस्को के द्वारा संरक्षित किया गया वह नीलगिरी है, और दूसरा जो है जैव मंडल आगार वह नंदा देवी है, ठीक है, जो 1988 ईस्वी में और ये 1986 ईस्वी में। अब चलिए अब नॉर्मल सीक्वेंस देखते हैं हम लोग अपना। सिमलीपाल 2009 उड़ीसा में, नोकरेक मेघालय 2009 में, पचमढ़ी मध्य प्रदेश 2009 में, अचानकमार अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2012 में किया गया इसे जैव मंडल आगार संरक्षित। ग्रेट निकोबार ये अंडमान निकोबार में है, इसे 2013 में जैव मंडल आगार घोषित किया गया। अगस्तमलाई तमिलनाडु में है, इसे 2016 में जैव मंडल आगार घोषित किया गया। कंचनजंगा सिक्किम ये 2018 में जैव मंडल आगार घोषित किया गया। साथियों ये 11 जो हैं ये सीक्वेंस से लिखे हुए हैं कि पहला कौन सा किया, दूसरा कौन सा किया, ठीक है। और इसका सीक्वेंस अलग है दोस्तों। देखिए इसका मैंने 2 का बता दिया कि पहले नंबर पे एक नीलगिरी है आपका लिया गया जो कि 1986 ईस्वी में लिया गया था यूनेस्को के द्वारा अपने संरक्षण में, और दूसरे नंबर का नंदा देवी है जो कि 1988 ईस्वी में अपने संरक्षण में लिया गया। ये दोस्तों भारत में सीक्वेंस से हैं, ठीक है, इसे आप समझ लीजिएगा। नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी, सिमलीपाल, नोकरेक मेघालय, पचमढ़ी, अचानकमार, ग्रेट निकोबार, अगस्तमलाई, कंचनजंगा, ये 11 ये यूनेस्को के द्वारा संरक्षित हैं, ठीक है। बाकी सभी ये नॉर्मल तरीके से भारत में है, ठीक है। 12वें नंबर पे दोस्तों कौन सा है, पन्ना में है, ये मध्य प्रदेश सबसे छोटा जैव मंडल आगार है ये दोस्तों, ठीक है। जो 12वें नंबर का है ये पन्ना मध्य प्रदेश में है, सबसे छोटे नंबर का है, सबसे छोटा जैव मंडल आगार है, ठीक है, 12वें स्थान पर रखते हैं इसे। 13वें स्थान पर दोस्तों शेषाचलम है, ये आंध्र प्रदेश में है। 14वें स्थान पर शीत मरुस्थल है जो हिमाचल प्रदेश में है। 15वें स्थान पर दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। 16वें स्थान पर डिब्रू सैखोदा असम में है। ये 16वां जो है ये डिब्रू है जो सैखोदा में है असम में, ठीक है। 17वें स्थान पर मानस है जो असम में है।
और 18वें स्थान पर दोस्तों ये सबसे बड़ा जैवमंडल आगार है जो कच्छ गुजरात में है। ठीक है, 18वें स्थान पर दोस्तों जैवमंडल आगार एक कच्छ है, ये गुजरात में है, सबसे बड़ा जैवमंडल आगार है। ठीक है, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस है कि 1 2 3 4 ये कौन से स्थान पर कौन सा कब बना। ठीक है, अभी तक साथियों हम लोग स्वस्थानीय संरक्षण को पढ़ रहे थे, जो अब हम पढ़ रहे हैं वह बास्थानीय संरक्षण पढ़ रहे हैं। स्वस्थानीय संरक्षण इन सीटू कंजर्वेशन, अब ये बास्थानीय संरक्षण है अर्थात एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, इसमें दोस्तों पहला है चिड़ियाघर, जिसे हम जू कहते हैं, हम लोग नॉर्मल घूमने जाते हैं चिड़ियाघर। ठीक है, ये बास्थानीय संरक्षण में आता है, जहाँ हम लोग घूमने फिरने जाते हैं। जो चिड़ियाघर है दोस्तों वह एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है, अर्थात इसे बास्थानीय संरक्षण के अंतर्गत रखते हैं हम लोग चिड़ियाघर को, याद रखिएगा। वनस्पति उद्यान बोटेनिकल गार्डन, वनस्पति उद्यान बोटेनिकल गार्डन ये भी बास्थानीय संरक्षण है दोस्तों, जिस स्थान पर पेड़ पौधों की विलुप्ति प्रजातियों की एक कृत्रिम वर्चुअल रूप में ले जाकर उनको संरक्षित करना ही वनस्पति उद्यान कहलाता है। देखिए साथियों, होता ऐसा है कि जिन जिन पेड़ों की दोस्तों विलुप्ति हो रही है, जो पेड़ें विलुप्ति की कगार पर हैं साथियों, उनको संरक्षित करने के लिए, उनके जो बीज होते हैं उनको संरक्षित करने के लिए, उनके पेड़ों को संरक्षित करने के लिए ही वनस्पति उद्यान बनाया गया है दोस्तों। तो वहीं उन पेड़ों पौधों को जो विलुप्त हो रहे हैं उन्हें वहीं पे ले जाकर रख दिया जाता है कृत्रिम रूप से, तो वही वनस्पति उद्यान कहलाता है। ये बास्थानीय संरक्षण आता है। ठीक है, अब जंतु उद्यान क्या है, ये भी नॉर्मल उसी प्रकार से दोस्तों, एनिमल गार्डन, जंतु उद्यान, ऐसे जानवर जो एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचा सकें और उन्हें स्वतंत्र रूप में रखा जाए, इसी को जंतु उद्यान कहते हैं। साथियों, ऐसे जानवर जो कि एक दूसरे को नुकसान न, जैसे इंसान को अधिकतर नुकसान नहीं पहुंचाता है दोस्तों, तो एक जगह रहते हैं, हम लोग इसे जंतु उद्यान कह सकते हैं। ठीक है, तो जंतु उद्यान में क्या होता है, ये बास्थानीय संरक्षण, इसमें होता ये है कि ऐसे जानवरों को चुना जाता है जो एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं और उन्हें एक जगह पर ले जाकर एकत्रित कर उन्हें वहीं पर छोड़ दिया जाता है। वो एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, अपना अपना काम करते हैं, अपना चारा पानी जो कुछ भी होता है वो यही यूज़ करते हैं। ठीक है, वह जंतु उद्यान कहलाता है, ये बास्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों जो बास्थानीय संरक्षण है चौथा, वह जीन बैंक है। जीन बैंक ऐसे जीव जंतु पेड़ पौधे जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, तो उनका डीएनए होता है उसको मुख्य स्थान पर रखा जाता है, उसी को जीन बैंक कहते हैं। देखिए साथियों, ये भी इसी प्रकार का है, जैसे कि वनस्पति उद्यान है, जैसे जो पेड़ पौधे विलुप्त हो रहे हैं उनकी प्रजातियों को कृत्रिम करके एक जगह रख के वनस्पति उद्यान में रख दिया जाता है। और जीन बैंक क्या है, जो उनको डीएनए है दोस्तों, जैसे कोई जानवर है, जैसे कि ले लें, कुछ भी ले लें दोस्तों। ठीक है, तो उनकी जो जीन है, डीएनए है दोस्तों, उन्हीं को एक जगह एकत्रित करके रख दिया जाता है, उसे जीन बैंक कहते हैं। ठीक, उसी को जीन बैंक, जेनेटिक्स से संबंधित होता है ये दोस्तों। ठीक है, ये जेनेटिक्स से संबंधित होता है। जैसे कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, तो उनकी जो, जैसे कि शुतुरमुर्ग है, ठीक है, शुतुरमुर्ग की डीएनए को अगर जीन बैंक एक जगह रख दिया जाए तो वह जीन बैंक कहलाएगा। ठीक है, यह बास्थानीय संरक्षण में आता है। पांचवा बास्थानीय संरक्षण कौन सा है दोस्तों, क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये हिंदी में लिखा है क्रायो प्रिजर्वेशन। इसमें कई प्रकार के जीव जंतुओं के टिश्यूज, सेल्स, ऑर्गन्स, देखिए दोस्तों, कई प्रकार के जो जीव जंतु हैं उनके जो है टिश्यू ले लेते हैं हम लोग, सेल्स ले लेते हैं, ऑर्गन्स ले लेते हैं, और एक फ्लास्क यानी कि डिब्बे में नाइट्रोजन भर के और उसके टेम्परेचर को मैनेज करते हुए, लगभग उसका टेम्परेचर 196 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए दोस्तों, रख देते हैं। इसी को क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, ये बास्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आता है। क्या है कि कई जानवरों के, जीव जंतुओं के टिश्यूज, सेल्स, ऑर्गन्स को लेके अलग अलग डिब्बों, फ्लास्क में नाइट्रोजन भर के और उसके टेम्परेचर को मैनेज करके, जो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, -196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसे हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। ठीक, अब कल देखेंगे दोस्तों जैव विविधता के बारे में। ठीक है, कि किस प्रकार से इसे संरक्षण किया जाता है।